कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 7 त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी रेखाएं एवं कोण अध्याय 6 में भी आप प्राप्त कर चुके हैं। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों के बारे में, त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। इस अध्याय में हम प्रमुख रूप से त्रिभुज की सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। शब्द आया सर्वांग सम। सर्वप्रथम केवल इस शब्द के बारे में विचार करते हैं। सर्वांग सम का अर्थ क्या है? सर्वांग सम का अर्थ है सभी अंग समान। सभी अंग समान। तो ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हों उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब अंग का यहाँ पर त्रिभुज के संदर्भ में अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो अंग का मतलब जैसे यह आपके सामने एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 अंतःकोण होते हैं। तो एक त्रिभुज में ये 6 अंग हैं। अब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम कब होगा, यह उन दोनों त्रिभुजों को देखकर पता चलेगा। माना एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है। अगर हम इन 2 त्रिभुजों की बात करें कि ये सर्वांग सम हैं कि नहीं हैं, तो इनमें 6 अंग हैं, इसमें भी और इसमें भी हैं, तो इसके भी 6 अंग इसके 6 अंगों के बराबर होने चाहिए। अर्थात इसकी कोई भुजा इसके बराबर हो, दूसरी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा किसी तीसरी भुजा के बराबर हो, ऐसे ही इनके 3 कोण आपस में बराबर हो। और यदि ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो हम इनको ओवरलैप के द्वारा एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर सर्वांग सम होंगे तो एक को दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक देंगे। यहाँ पर देखो नहीं ढक पा रहे हैं। यदि मैं भुजाएं बदलता हूँ, जैसे मैंने पहले QR के ऊपर XY को रखा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत भुजा को ओवरलैप करा रहे हैं। क्या पता दूसरी भुजा को हम ओवरलैप कराने पर आकृतियाँ पूरी तरह एक दूसरे को ढक लें, ऐसा भी संभव देखिए नहीं दिख रहा है। और अब हमारे पास एक भुजा ये बची। अगर हम इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तब भी इतना हिस्सा बच जा रहा है। तो ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके सभी अंग समान नहीं है। अगर सभी अंग समान होते तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक रहा होता। अगर हम इस त्रिभुज के ऊपर इसको या फिर इस त्रिभुज के ऊपर कितने प्रकार से, देखो हम भुजाओं को 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं कि XY के ऊपर इस त्रिभुज की QR भुजा को रखें, फिर XY के ऊपर PR को रखें, XY के ऊपर PQ को रखें। तो किसी भी एक स्थिति में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक लेता है, तो इसका मतलब उन 2 त्रिभुजों के 6 के 6 अंग बराबर हैं और ऐसे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। यदि हम XYZ को हटा के इसके साथ एक दूसरा त्रिभुज LMN की बात करें, अब अगर देखें, अगर हम MN के ऊपर XY रखते हैं MN के ऊपर आप XY रख रहे हैं तो देखो एक दूसरे को एकदम से ढक ले रहे हैं। ये Z के ऊपर L, Y शीर्ष के ऊपर N और यहाँ M शीर्ष के नीचे है X। तो ये 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, क्योंकि अब अगर इसी भुजा को मैं इस भुजा के ऊपर रखूं तो नहीं ढक पा रहे, इस भुजा को इसके ऊपर रखूं तब भी एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे। तो जरूरी नहीं हो कि प्रत्येक स्थिति में ढकें। एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए, एक स्थिति ऐसी है जब हम X के नीचे M और Y N के ऊपर हम पुट कर रहे हैं, ये L के ऊपर हम Z को रख रहे हैं, तब हमारे पास स्थिति क्या आ रही है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। अगर हम इस त्रिभुज को नीचे रखें, X के ऊपर M, Y के ऊपर
एन और जेड के ऊपर एल, तब भी देखो वही स्थिति है, त्रिभुज एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले रहे हैं। तो ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। अब सर्वांग सम तो हमने ढूंढ लिया कि यह इसके सर्वांग सम है, लेकिन गणितीय रूप से संकेत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसको किसके सर्वांग सम लिखेंगे। माना आप लिखते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, सर्वांग सम का चिन्ह है बराबर, बराबर के ऊपर समरूप का चिन्ह त्रिभुज। अब आप एक्स वाई जेड को किसके सर्वांग सम लिखेंगे, एल एम एन या एम एन एल, ऐसा अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। आपको जो पता चला कौन शीर्ष किसका संगत है, किस शीर्ष ने किस शीर्ष के ऊपर आने पर त्रिभुज को ढक लिया है। एक्स एम के ऊपर आया जब, वाई एन के ऊपर आया और जेड के ऊपर एल आया, तो अब आप जेड के साथ क्या लिखेंगे, एल, वाई के साथ लिखेंगे एन, तो वाई दूसरे में है, और एक्स के साथ लिखेंगे एम। तो देखो एक्स पहले स्थान में है, तब आप क्या लिखेंगे, एम। वाई दूसरे स्थान में है, देखिए लिखा है जो आपने, उसके साथ आएगा एन। फिर जेड तीसरे स्थान में लिखा है, तो जेड के साथ लिखेंगे आप एल। अगर आप त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम एन लिख देंगे, तो सर्वांग समता पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप ये नहीं बता पाएंगे कि किस सिरे को किस सिरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो जिस सिरे को हम जिस सिरे के ऊपर रख रहे हैं, जिससे कि त्रिभुज एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, उन सिरों को कहते हैं संगत सिरे। जेड का संगत एल है, एक्स का संगत एम है और वाई का संगत एन है। अगर आपने सही लिखा है तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा एक्स का संगत एम है, वाई का संगत एन है, जेड का संगत एल है। तो इसलिए ये जो संकेत है ये सही रूप में लिखा होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम प्राप्त करेंगे कि कौन से अंग किस अंग के समान हैं। अर्थात त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करें तो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड किसके बराबर होगा, कोण एम, कोण एन, कोण एल, कोण एम, कोण एन, कोण एल के क्रमशः बराबर होंगे। एक्स बराबर होगा एम के, कोण वाई बराबर होगा एन के, कोण जेड बराबर होगा एल के। ऐसे ही भुजा एक्स वाई की लंबाई एम एन के बराबर होगी, भुजा एक्स वाई एम एन के बराबर। तो भुजा एक्स वाई को भुजा एम एन की संगत भुजा हम कहेंगे। तो यानी एक्स वाई और एम एन, इनको हम क्या कहेंगे, संगत भुजा। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो हम संगत भाग ढूंढते हैं। सबसे पहले संगत भाग कैसे मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख के ढक के पता कर रहे हैं, तब तो आपको बहुत आसानी से दिख जा रहा है कि कौन किसका संगत है। अगर आपने लिखा सही है तो यहाँ से संगत भाग कैसे ढूंढेंगे, एक्स कोण के संगत कोण एम है, वाई कोण के संगत कोण एन है, जेड कोण के संगत कोण एल है। ऐसे ही एक्स वाई की संगत भुजा एम एन है, वाई जेड की संगत भुजा कौन है, एन एल है या एल एन है, और एक्स जेड की संगत भुजा एम एल है। तो यदि आपको ये जानकारी है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज एम एन एल के सर्वांग सम है, तो आपको 6 चीज़ें पता है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का कोण एक्स इस त्रिभुज के कोण एम के बराबर, इस त्रिभुज का कोण वाई इस त्रिभुज के कोण एन के बराबर, इस त्रिभुज का कोण जेड इसके कोण एल के बराबर। ऐसे ही इस त्रिभुज की भुजा एक्स वाई इसके एम एन के बराबर, इस त्रिभुज की भुजा वाई जेड एन एल के बराबर, इस त्रिभुज की भुजा एक्स जेड एम एल के बराबर। इसे शॉर्ट में कहा जाता है CPCT, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट मीन्स सर्वांग सम, ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज, करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत, पार्ट्स माने भाग। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए। तो यह तो आपने सीखा एक्टिविटी के माध्यम से कि कैसे हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम कहेंगे, और जब हम एक त्रिभुज को तीसरे त्रिभुज के ऊपर रख के ढक ले रहे हैं तो हम किस भाग को किसका संगत भाग कहेंगे, क्योंकि 6 भाग हैं, और उसको हम कैसे लिखेंगे, और फिर लिखे हुए संकेत के आधार पर हम कैसे प्राप्त करेंगे कि संगत कोण कौन है, संगत भुजाएं कौन। लेकिन अगर आपको जनरली आकृतियां दी हैं
और उन आकृतियों के बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे या कैसे हम पता करेंगे कि दिया गया त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है कि नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित में। आने वाले अध्यायों में या फिर आने वाली कक्षाओं में आप अनेक जगह इसका प्रयोग करेंगे कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो हमें एक त्रिभुज के किसी भाग को दूसरे के बराबर सिद्ध करना है या दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। हम दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, फिर 6 के 6 भाग बराबर हो जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे पता करें कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। तो उसके लिए कुछ कसौटियाँ हैं, कुछ नियम हैं। तो हम सबसे पहले नियम की बात कर रहे हैं, SSS सर्वांग समता कसौटी। अब यहाँ पर SSS का मतलब है, S फॉर होता है साइड, साइड माने भुजा, तो इसको भुजा 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 कसौटी भी कह सकते हो आप। तो परंपरागत रूप से SSS बोला जाता है। तो SSS सर्वांग समता कसौटी का क्या अर्थ है। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं, या आपको ये जानकारी मिल जाती है दो त्रिभुजों में कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर मिलती हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं दो त्रिभुज ABC और PQR। ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं AB, BC और AC। देखो इसमें सिंगल डैश है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ पर 2 लाइन है तो यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है। तो 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, ये दिखाने का तरीका है। तो AB PR के बराबर है, BC PQ के बराबर है और AC RQ के बराबर है। यदि आपको आकृति में दो त्रिभुजों के बारे में ये जानकारी है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं, तो केवल इन 3 जानकारियों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। यह है SSS सर्वांग समता कसौटी। मतलब एक त्रिभुज की 1 2 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर आपको मिल जाती हैं, तो दोनों त्रिभुजों को आप SSS सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम कहेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब लिखेंगे कैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम। पहले त्रिभुज को तो आप कैसे भी लिख लीजिए, लेकिन दूसरा त्रिभुज जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कौन किसके बराबर है। AB किसके बराबर है, देखो AB PR के बराबर है। तो AB के लिए या तो PR लिखा जाएगा या RP लिखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर बात रेखाखंड की आती है तो रेखाखंड PR और RP की लंबाई बराबर होगी। तो PR भी लिख सकते हैं, RP भी लिख सकते हैं। तीसरे अक्षर से यह भी स्पष्ट हो जाएगा। BC, अब देखो BC बराबर यहाँ से PQ हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर तीसरा अक्षर Q बचा है तो तीसरा अक्षर Q लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें BC बराबर RQ मिलता है। देखो दूसरा तीसरा और BC बराबर PQ आपको यहाँ से मिलता है। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज RPQ। ABC त्रिभुज RPQ के सर्वांग सम। तीसरे से आप जांच भी कर सकते हैं, AC फर्स्ट थर्ड RQ। तो इसका मतलब ये जो आपने संकेत रूप में लिखा है ये बिल्कुल सही है। अब 3 जानकारियों के आधार पर तो हमने इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कह दिया। अब बाकी 3 और भाग बचे, तो अब हम कह सकते हैं कि कोण A कोण R के बराबर होगा, कोण B कोण P के बराबर होगा, कोण C कोण Q के बराबर हो गया। अगर हमें यह मिल गया तो क्यों बराबर हो गया, क्योंकि करॉस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुज हो चुके हैं वो सिद्ध, तो इसका मतलब उनके बाकी संगत भाग भी बराबर होंगे। 6 भाग होते हैं, 3 आपको पता है, और अगर एक को दूसरे के आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो बाकी 3 बराबर होंगे। अब आप कह सकते हैं। अगला नियम है SAS सर्वांग समता कसौटी। SAS का मतलब देखो, S का मतलब वही है भुजा, A फॉर एंगल, एंगल मीन्स कोण। अब यदि हमें दो त्रिभुज इस प्रकार के मिले जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों
और उनके बीच के कोण, मतलब जिनकी दो भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अलग अलग दो भुजाओं के बराबर, एक 7 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण, उन दो भुजाओं के बीच का कोण A4, कोई भी कोण नहीं, भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण यदि बराबर होगा तो ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में चित्र को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या जानकारी मिलती है कि एक भुजा AB यहाँ एक भुजा PR के बराबर है, दूसरी भुजा AC यहाँ एक भुजा PQ के बराबर है, और इन दो भुजाओं के बीच का कोण इन दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर। तो यदि ये जानकारी आपको दो आकृतियों से मिलती है त्रिभुजों की, तब आप कह सकते हैं SAS भुजा कोण भुजा, ऐसे ही भुजा 5 सेंटीमीटर कोण 60 अंश भुजा 6 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं और उनके बीच के कोण अलग अलग बराबर हैं, तो इस प्रकार के त्रिभुजों को आप SAS सर्वांग समता कसौटी से कहेंगे एक दूसरे के सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, जहाँ पर कोण आ जाएगा वहाँ पर थोड़ा सा संकेत रूप में लिखना आसान होगा, क्योंकि जो कोण दिया आपको A किसके बराबर, P के बराबर, तो ठीक A की जगह A प्रथम स्थान पर है तो यहाँ P प्रथम स्थान पर होगा। और उसके बाद AB आपको पता है AB किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब यहाँ से P का स्थान इधर उधर नहीं हो सकता क्योंकि A की ही जगह पर होगा, तो AB 5 है तो यहाँ 5 कौन है, PR, तो P के बाद आपको लिखना पड़ेगा R। तो अब तीसरा स्थान Q खाली है तो इस पर Q ही आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, AC 6, AC PQ 6 सही लिखा है। तो इसीलिए बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने सही लिखा होगा इसी के आधार पर आप अब बता पाएंगे कि BC भुजा की लंबाई RQ के बराबर होगी और कोण B कोण R के बराबर होगा, कोण C कोण Q के बराबर होगा, बिकॉज corresponding parts of congruent triangles are equal। सर्वांग समता की तीसरी कसौटी है ASE। अब आप A और S का अर्थ समझ चुके हैं, A फॉर एंगल और S फॉर साइड। A कोण के लिए और S भुजा के लिए आ रहा है। तो ASA का अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, उन दो कोण के बीच में जो भुजा है, कोण कहाँ पर बनते हैं, सिरों पर बनते हैं, और उन सिरों से जो भुजा बन रही है वो बीच की भुजा हो गई। यदि एक त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा के अलग अलग बराबर है, तब आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता कसौटी से एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं दो त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। तो इन दो त्रिभुजों के बारे में हमें पता करना है कि ये सर्वांग सम है कि नहीं। ASA कसौटी में हम क्या समझे, एक भुजा और उस भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण। तो देखिए इसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। इस भुजा के सिरों पर 58 और 39 के कोण बने हैं A और B पर। इस भुजा के सिरों पर 58 और 39 अंश के कोण बने हैं। तो भुजा और भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण त्रिभुजों में बराबर हैं। तो ASA सर्वांग समता कसौटी से आप कहेंगे कि यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा। अब यहाँ पर लिखना और आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें दो कोण हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज। अब दो कोण हैं तो एक कोण A पता है, एक कोण B पता है, तो A की जगह पर E आएगा। तो A प्रथम स्थान है, E का प्रथम स्थान, B 39, D 39, B दूसरा, D दूसरा, फिर तीसरा स्थान बचा तो तीसरा क्या हो जाएगा, F। अब यहाँ से बाकी तीन कौन सी जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं। AC देखो किसके बराबर होगा, EF के बराबर, EF के बराबर। उसके बाद BC किसके बराबर होगा, BC DF के बराबर, DF के बराबर। और जो कोण नहीं पता है कोण C, कोण F के बराबर। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उन दो त्रिभुजों के बाकी भागों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि कौन किसके बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में अगर आपने संकेत सही लिखा है तो यहीं से आपको संगत भाग मिल जा रहे हैं।
अब अगली सर्वांग समता कसौटी है RHS सर्वांग समता कसौटी। अब इस RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब है राइट मीन्स नब्बे अंश, H फॉर हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण, S फॉर साइड माने भुजा। राइट ट्राइंगल्स यानी दो समकोण त्रिभुजों की बात की जा रही है। यहाँ पर जो R है, R फॉर है राइट एंगल मीन्स 90 अंश, और H फॉर है हाइपोटेन्यूस, H/PO HypoTENUSE। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा को समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और S फॉर कोई भी साइड। यदि दो त्रिभुज जिनमें एक कोण 90 अंश का हो तो उन त्रिभुजों का नाम ही हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण उनके बराबर हैं और कोई एक भुजा बराबर हो जाती है तो वे दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं, इसका यह अर्थ है। चित्र आप देख रहे हैं, आपको दो त्रिभुज ABC और PQR में दोनों जगह कोण 90 अंश दिख रहा है। देखो ये 90 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण है। तो ये दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए? समकोण त्रिभुज अर्थात राइट ट्राइंगल। में हाइपोटेन्यूस, इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर का, समकोण के सामने की भुजा, इसमें भी समकोण के सामने की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो दोनों के हाइपोटेन्यूस बराबर हैं। S कोई साइड, एक साइड है इसमें AB, हाइपोटेन्यूस के बाद बाकी दोनों भुजाओं को S कह रहे हैं आप साइड, या तो AB RQ के बराबर हो जाए या फिर AB PQ के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर है और PQ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो यह चित्र जो भी जानकारी आपको दे रहा है वो RHS को फुलफिल कर रही हैं, यानी RHS सर्वांग समता कसौटी में आपको जो जानकारी चाहिए होती है इन दो चित्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? ये RHS सर्वांग समता कसौटी से एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR लिख देंगे? नहीं, पहले B कोण Q के बराबर है तो B दूसरी जगह पर है, तो Q भी यहाँ दूसरी जगह पे रहेगा, दूसरे नंबर पर। अब उसके बाद Q अगर दूसरे नंबर पे है तो आपको PQ पता है और यहाँ AB पता है। AB बराबर PQ, तो यहाँ पर पहले स्थान में P ही लिखना पड़ेगा क्योंकि AB बराबर PQ भी होना है। फिर उसके बाद तीसरा स्थान बचा तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर निसंदेह R को आना है क्योंकि तीसरा अक्षर R ही बचा है। तो आप जांच कर सकते हैं कि AC और PR बराबर हैं, ACPR, तो इसका मतलब ये संकेत सही है। अब बाकी कौन तीन जानकारियाँ आप बता सकते हैं ऐसा लिखने के बाद? आप बता सकते हैं कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर, और RQ भुजा CB यानी BC के बराबर। यदि आपने ये चार सर्वांग समता कसौटी ध्यान में रख ली तो आपको समझ आ गया कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम आप कब सिद्ध कर पाएंगे। तो जो भी आपको आकृतियाँ दी जाती हैं प्रश्न में, आप उन आकृतियों में त्रिभुजों को अलग करेंगे। उन त्रिभुज के बारे में आपके पास क्या जानकारी है वो प्रश्न में दी हुई भी हो सकती है, वो कभी कभी छुपी हुई जानकारी भी हो सकती है जो इससे पूर्व आप पढ़ चुके हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोणों के बारे में आपने पढ़ा है, संगत कोण के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको पहले से पता है, तो उनको अप्लाई करके अगर आप ये जानकारियाँ जुटा लेते हैं जो किसी भी सर्वांग समता कसौटी में फिट हो जाती हैं, चाहे वो RHS हो, चाहे वो ASA हो, SAS हो या SSS हो, तो आप यह पता कर पाएंगे कि त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है कि नहीं है। तो त्रिभुजों के बाकी अन्य भागों के बारे में पूछा जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो इसलिए CPCT से आप उनको कह सकते हैं कि उनके बाकी भाग क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। और कौन से भाग होंगे? जो आपने लिखा होगा, अगर सही लिखा होगा तो उस आधार पर आप संगत भाग पता कर रहे होंगे। तो इसमें अध्याय 7 में मतलब 3 प्रश्नावली हैं जो सर्वांगसम त्रिभुजों से संबंधित हैं। अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से देख लिया और ये 4 सर्वांग समता कसौटी ध्यान से समझ ली और आपको ये आ गई,
तो यकीन मानिए 3 की 3 प्रश्नावलियों के प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद उसको संकेत रूप में कैसे लिखेंगे और लिखे हुए संकेत रूप से हम कौन कौन से संगत भाग बराबर दिखा सकते हैं।